नमस्ते। आज के ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज भी 3 प्रश्न। सबसे पहला विषय कि इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद वेस्ट बंगाल में बीजेपी को क्यों तोड़ना चाहती हैं ममता दीदी। दूसरा विषय, क्या जितिन बीजेपी के जो नाराज ब्राह्मण हैं उनको खुश कर पाएंगे। तीसरा विषय, जो आगरा में 22 मौतें अभी जैसा निकल रहा है कि एक मॉक ड्रिल हुई, उसमें हुई, तो क्या सरकार ने भी वो आंकड़े मौत छुपाने की कोशिश की। मैं इससे पहले कि अपने मूल विषय पे आऊं और बात करूं, एक छोटा सा एक वीडियो है जो मेरे मित्र हैं सुजीत नायर साहब मुंबई में, उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को एज अ टोकन ऑफ आदर, रिस्पेक्ट, और उन लोगों ने जो ये कोरोना काल में इस समय अद्भुत काम किया है, वो थोड़ा सा देख लीजिए और फिर हम लोग मेन विषय पे आते हैं। पता है, इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है। गैस करिए क्या? नहीं पता? चलिए एक हिंट देती हूँ, ये सब आपके परिवार से जुड़े हैं। अरे फिर भी नहीं पहचाना आपने इन्हें? चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी ये लोग पर्दे के पीछे ही तो काम करते थे। इन सब की डेथ हो गई है कोविड से, ताकि आप और आपका परिवार सेफ रह सके। और यही तो है परिवार का मतलब, अपनों की रक्षा करना। जो हमारे लिए जान दे सकते हैं वो अपने सगे नहीं तो फिर कौन है। मुंबई पुलिस। सबसे पहली बात कि बंगाल में बीजेपी को क्यों तोड़ना चाह रहे हैं ममता बनर्जी। एक दो चीज़ें जल्दी से समझ लीजिए। पहली चीज़, वहाँ पे प्रशांत किशोर वापस पहुँच गए हैं। प्रशांत किशोर ने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहा जा रहा है वो ये है कि अब नेशनल पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी को इस्टेब्लिश करना है। कुछ खबरें ऐसी हैं जो बुधवार को एक समीक्षा बैठक हुई पश्चिम बंगाल में, और वहाँ पे मुकुल रॉय जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो वहाँ के चाणक्य थे टीएमसी के, और जो फिर बीजेपी में आके बीजेपी के चाणक्य हुए, वो उस बैठक में नहीं आए। वो कलकत्ता में मौजूद थे, अपने घर पे लोगों से मिलते जुलते रहे, लेकिन वहाँ नहीं आए। वहाँ पे कई नेता वो हैं, एक राजीव बनर्जी भी पुराने टीएमसी के मंत्री भी रहे थे, अब बीजेपी में आ गए। उन्होंने भी कई जगह अपना जाहिर किया है कि जिस ढंग से बीजेपी जितना ऑफेंसिव होकर ये सब काम कर रही है, उसको उन्होंने कहा कि थोड़ा आपको ये मानना चाहिए कि उनको बहुमत मिला है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक और मेजर चीज़ ये हुई कि राकेश टिकैत वहाँ पहुँच गए। राकेश टिकैत ने ममता बनर्जी से मुलाकात की और ममता बनर्जी से उन्होंने कहा कि हम लोगों को आपके समर्थन चाहिए कि इस किसान आंदोलन को, और ममता बनर्जी ने उस समर्थन को कहा कि ठीक है, बिल्कुल समर्थन भी मिलेगा, और एक ऑल इंडिया बीजेपी हटाओ की जो बात चल रही है उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ एक ऑल इंडिया लेवल पे कुछ एक बनाएंगे। तो कहना यह है कि वो विपक्ष की जो भूमिका उम्मीद हो रही थी उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई शुरू हो गई है। अब ये जरा समझ लीजिए कि बीजेपी में वहाँ हो क्या रहा है। शुभेंदु अधिकारी, जिनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, वो आके दिल्ली बैठे हुए हैं। अच्छा, हार चुके हो तो अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, वो आए हैं अमित शाह को फीडबैक देने और रिव्यू करने। तो चलिए भाई, फीडबैक और रिव्यू चल रहा है। 2-4 दिन से बैठे हैं। कलकत्ता से कुछ नेता बुलाए जा रहे हैं। अर्जुन सिंह को बुलाया गया है, वो शायद आज कल दिल्ली पहुंच गए होंगे या आज पहुंचेंगे। सौमित्र खान हैं, ये सब लोग वहां बुलाए जा रहे हैं। 2 चीज़ें हैं, ये समझना होगा कलकत्ता की, वेस्ट बंगाल की राजनीति के लिए। पहली चीज़, जो टीएमसी के ओरिजिनल कुछ लोग टूट के इधर आए थे, उनको ऐसा लग रहा है कि अब घर वापसी होनी चाहिए। जो बीजेपी ओरिजिनल वेस्ट बंगाल की है, उसको भी ऐसा लगा कि हमने 2019 में 18 सीटें एमपी की जीती थी, और उस समय कोई इस तरह के बाहरी लोगों ने आके यहाँ कब्जा नहीं कर लिया था। लेकिन इस बार चूंकि अमित शाह रणनीतिकार थे और अमित शाह आके यहाँ सब वो कर रहे थे, तो कैलाश विजयवर्गीय और कैलाश विजयवर्गीय कोई नेता हैं। मतलब जिस तरह का नेता हम लोगों के मन में है, मध्य प्रदेश से कितने बढ़िया बढ़िया नेता हुए हैं, कैलाश विजयवर्गीय साहब वहाँ मैनेज करने के लिए आ गए थे, और कोई नहीं आए थे। तमाम बीजेपी ने बाहर से लोगों को वहाँ कर दिया था। जो बंगाल में बीजेपी का ये मानना है कि ये रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी। दूसरा, जो अभी एक ये शुरू हो गया ना कि उनको जेल डालो, उनको वो करो, उनको बंद करो, ये सब जो शुरू किया है अमित शाह साहब ने, वो भी वहाँ की लोकल जो लीडरशिप है उसको लग रहा है कि आप ये करने से और दूर होते जा रहे हैं।
आप और लोगों का गुस्सा आपके ऊपर हो रहा है। एक दूसरा, वहां प्रशांत किशोर, अब प्रशांत किशोर ने अमित शाह से सीखा कि अमित शाह ने प्रशांत किशोर से सीखा, ये बताना जरा मुश्किल है, लेकिन वही दवाई जो अमित शाह सब जगह करते हैं वहां पे प्रशांत किशोर करने लगे हैं। प्रशांत किशोर सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि इनका ध्यान अगर इन सब चीज़ों से तो मतलब उसको बंद करो, इसको करो, डिस्टर्ब करने से हटाना है, तो सबसे अच्छा ये है कि आप इन्हीं की पार्टी तोड़ने लगिए, तो ये लोग उसी में व्यस्त हो जाएंगे। आप ये बताइए, कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, पूरे ऑल इंडिया के हिसाब से उसकी हैसियत कम हो गई हो, लेकिन कई जगह राज कर रही है। आपने कभी सुना कि राजस्थान में कांग्रेस जो है वो बीजेपी विधायकों को तोड़ने में लगी है? आपने कभी सुना कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस या वो है वो तोड़ने में लगे? छत्तीसगढ़ में इन लोग तोड़ने में लगे हैं बीजेपी विधायकों को। आपने सुना पंजाब में इन लोग बीजेपी विधायकों को तोड़ने में लगे? नहीं लगे हैं। लेकिन अगर आपको बीजेपी से लड़ना है, बीजेपी की इस नीति से लड़ना है, तो वो प्रशांत किशोर समझते हैं कि सबसे अच्छा ये है कि इन्हीं को तोड़ना शुरू करो, तो ये कम से कम उसी में उलझे रहेंगे। तो ये तो हो गई बंगाल की बात। अब हम लोग आ जाएं, जो कल बीजेपी कह रही है कि बहुत बड़े ब्राह्मण कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, क्योंकि कांग्रेस में वो कभी कद्दावर नहीं थे, अब वो उनका कद्दावर यही थे जितिन प्रसाद जी, कि वो राहुल गांधी की टीम के खास मेंबर थे। और जो एक कांग्रेस में एक जो समस्या है कि अंग्रेजी बोलना, दून स्कूल, इनको थोड़ा बाकी लोगों से अलग माना जाता है। ये मतलब हम लोग जो लोग अगर आज नहीं, अब तो अंग्रेजी पिक्चरें बहुत आने लगी, जब आज से 40 साल पहले अंग्रेजी पिक्चर जो देखता था, भले ही समझ में आए चाहे ना आए, वो अपने को जरा अलग मानता था, भले ही समझ में ना आए। तो यही लोग जो ये दून स्कूल के पढ़े, इनको लगता है कि हम सब समझते हैं, वी ऑल, मतलब ये सब क्या है। तो जितिन प्रसाद उसके थे। जितिन प्रसाद की स्ट्रेंथ ये थी कि वो कभी भी फोन उठा के राहुल गांधी से बात कर सकते थे, वो कभी भी फोन उठा के प्रियंका गांधी से बात कर सकते थे। तो ये उनकी ताकत थी। हम लोगों ने ये सफर करीब 3 साल पहले डगमगाते हुए शुरू किया था। आज आप लोगों का प्रेम के साथ हम 2 लाख से ऊपर का परिवार हो गए हैं। और अब इस चैनल को स्थायित्व देने के लिए आप सब लोगों से, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, से आग्रह है कि हम एक नई मेंबरशिप स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। इस मेंबरशिप स्कीम में 3 कैटेगरीज हैं। एसोसिएट है 199 रुपये के, 199 रुपीज़, देन पार्टनर 1199 1199 रुपये, और फैमिली है उसमें 3999 3999। आपसे आग्रह है कि अभी तक जिस तरह का प्रेम और सहयोग आपने दिया है, और ख़ास करके इस प्रोग्राम में मेंबरशिप लेके आप हमारा उत्साहवर्धन करेंगे, हमें रास्ता भी दिखाएंगे, और इस पूरे चैनल को एक नई दिशा की ओर ले चलने में सहायता करेंगे। धन्यवाद। जितिन प्रसाद जी को जब यहाँ लाया गया है, तो अब हेडलाइन मैनेजमेंट का मैं इसलिए आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि कल ही एक भाजपा के एक्स MLA बेबरू बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल, उनकी पत्नी कृष्णा पटेल जो जिला पंचायत अध्यक्ष थी, उनके भतीजे राजेंद्र सिंह जो ब्लॉक प्रमुख थे, इन लोगों ने भाजपा छोड़ के सपा कल ज्वाइन किए, जिस समय जितिन प्रसाद कर रहे थे। आपने कहीं इस खबर को पढ़ा? तो देखिए, ये एक चीज समझ लीजिए कि बीजेपी को नो वन कैन मैच की हेडलाइन कैसे अपने पास रखनी है। मतलब लग रहा है कि कांग्रेस का कितना बड़ा नुकसान हो गया जितिन प्रसाद के जाने से। कांग्रेस का कुछ है ही नहीं। कांग्रेस के जो लल्लू जी हैं, तो वो लल्लू जी मतलब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब लल्लू जी ने कल स्टेटमेंट दिया है, मतलब ये कौन अध्यक्ष बना दिया गया है इस आदमी को। लल्लू जी स्टेटमेंट दिए हैं कि प्रियंका गांधी ब्राह्मण का सबसे बड़ा चेहरा, उससे बड़ा कोई चेहरा हो सकता है। लल्लू जी, प्रियंका गांधी को ब्राह्मण मत बनाइए। अगर आपको कोई बड़ी राजनीति करनी है तो प्रियंका गांधी को एक जात विशेष में मत बांधिए लल्लू जी। मोदी जी को क्या कभी बीजेपी ने बैकवर्ड लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया है, या ओबीसी के रूप में? मोदी जी हैं। तो आप ये जो प्रियंका गांधी की वंदना में है ना कि वो ब्राह्मण है, मत कहिए। प्रियंका गांधी को ब्राह्मण, उस एक तो वो मानेगा नहीं, और दूसरा उनको एक कास्ट विशेष में क्यों आप बांध रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी अपने जो अध्यक्ष हैं इनको भी कुछ एक ट्रेनिंग कुछ कार्यशाला लगानी चाहिए, कहीं इनको भी कुछ बताना चाहिए क्या बोलो क्या ना बोलो, क्योंकि ऐसा मत बोलो जिससे तुम्हारा नुकसान हो जाए। राहुल गांधी हरदम ऐसा बोल रहे हैं जिससे बीजेपी का नुकसान हो रहा है, वो सीखो वहां से। तुम्हारे पास एक लीडर है जो कुछ ना करे बीजेपी को रोज डिफेंसिव कर देता है। तो ये जितिन प्रसाद को एक वजह से और किया जा रहा है कि उससे ब्राह्मण खुश हो जाएंगे। अब उनको कल से ये प्रोजेक्ट हो रहा है कि ब्राह्मणों के कद्दावर नेता जितिन प्रसाद आ गए हैं। दूसरा ये भी है कि जरा योगी जी को भी थोड़ा मतलब इस बहाने उनके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि योगी जी, जब अरविंद शर्मा जो बिल्कुल नाक का बाल थे प्राइम मिनिस्टर के, जो उन्हीं के कहने पे यहाँ आए थे, जब योगी जी उनको जिसको बोलते हैं ना एक अगेन मैं थोड़ा वो हिंदी अच्छी नहीं है, जब उनको नहीं सेटे तो ये जितिन प्रसाद की कौन सी औकात। जितिन प्रसाद को योगी जी इस तरह से उनका मन करेगा तो कर लेंगे, लेकिन अगर ये जो केंद्रीय नेतृत्व सोच रहा है ना कि इनको करके नकेल लगा दी जाएगी और फिर ऐसे, योगी जी इन सब लोगों से मुझे जितना समझ में आता है वो नहीं। वो बिक्रू कांड और क्या क्या वो एक नया वो शुरू हो गया है। देखिए दिक्कत क्या है, वो बिक्रू कांड जो दुबे जी मारे गए, दुबे जी चूंकि अपराधी थे इसलिए उनके प्रति लोगों की संवेदना नहीं है उतनी, लेकिन कोई चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे राजपूत हो, चाहे बनिया हो, चाहे ओबीसी हो, अगर ये इनकाउंटर के अगेंस्ट आपको होना चाहिए, ब्राह्मण का इनकाउंटर हो गया इसलिए आप इसके अगेंस्ट हैं, ये अजीब सी राजनीति की बात करना है। खैर, अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो बात ऐसी है जिससे लोगों की जान गई है। आगरा में जो अभी एक परसों 8 जून को एक वीडियो आया, उस वीडियो में ये पता लगा कि आगरा में जो श्री पारस हॉस्पिटल है जिसके मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन हैं, उनका एक वीडियो आया, उसमें उन्होंने बताया, उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि 26 अप्रैल को उन्होंने जब ऑक्सीजन की कमी अपनी पराकाष्ठा पे थी, आप सबको याद होगा, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था, ऑक्सीजन नहीं थी, तो उन्होंने कहा उस समय हमने एक 5 मिनट की मॉक ड्रिल की थी, ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी थी, और फिर उन्होंने कहा कि उस ऑक्सीजन सप्लाई रुकने की वजह से जब हमने फिर रिस्टोर की तो उसके कारण उस समय या उसके बाद जो उनके यहाँ कोरोना के पेशेंट एडमिट थे जिनको ऑक्सीजन दी जा रही थी, 22 लोगों की मृत्यु हुई। ये उनका रिकॉर्डेड वर्जन है जो वायरल हुआ है। 27 अप्रैल को ऐसा कहा जा रहा है कि वो वीडियो शूट हुआ था, वो किसी सो कॉल्ड पत्रकार महोदय ने किया था। ये भी कहा जा रहा है कि वो पत्रकार महोदय साहब इतने दिन तक उनसे लेन देन की बात कर रहे थे, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, शायद बात नहीं बनी तो उन्होंने 8 जून को उसको वायरल कर दिया। वो वायरल होते ही आप सब लोगों ने देख लिया होगा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि कैसे हुआ है कि 22 लोगों की मृत्यु मॉक ड्रिल से हुई, और वो डीएम साहब तुरंत छापा मार दिए और एसपी को पहुंच गया और सीएमओ साहब पहुंच गए और जांच करने लगे, और ये सब इन्होंने बताया। इन्होंने ये भी बताया, अच्छा उनके ऊपर एफआईआर हो गई डॉक्टर साहब के ऊपर अलग अलग धाराओं में, वो तो अब आजकल नई नई धाराएं हैं। और जिला प्रशासन के अनुसार जिस दिन की ये बात कर रहे हैं 26 अप्रैल को, वहाँ बहुत पर्याप्त ऑक्सीजन थी, मतलब जिला प्रशासन ने कहा वहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इस पूरे उसमें अगर सरकारी वर्जन लीजिए तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। कौन सी ऑक्सीजन, मतलब लोग तो यहाँ कहें कौन सी ऑक्सीजन की कमी, आप किसी और सरकारी वर्जन ले लीजिए, सबका है कि हम लोग तो इतना अच्छा ऑक्सीजन हम सबको दे रहे थे, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। तो उस वर्जन में डीएम साहब भी कह रहे हैं। लेकिन मैं उससे ज़्यादा एक बात आप लोगों से के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर 26 अप्रैल को 22 लोग मरते हैं पारस हॉस्पिटल में, तो क्या ये जो आंकड़े छुपाने की बात हो रही थी, उस दिन का आंकड़ा आप देख लीजिए कि आगरा में कितने लोगों को दिखाया जा रहा है कि कोरोना से मरे हैं। तो ये जो एक मेंटेलिटी हो गई है जो सरकार का ये है ना कि आंकड़े छुपाओ, मृत्यु कितने लोगों की मौत हुई है वो छुपाओ, वो तो जग जाहिर है, वो सब जगह कैसे आंकड़े छुपाए गए हैं। तो क्या ये उसका पार्ट था? और ये लगता है उसका पार्ट था, क्योंकि 22 लोग एक अस्पताल में मरते हैं। ये कैसा प्रशासन है, ये कैसी एलआईयू है, ये कैसी सरकारी एजेंसी है जो जिसके को पता भी नहीं लगता है कि 22 लोग मर गए। 1-2 मर जाते हैं, वो मॉकड्रिल डॉक्टर साहब को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 22 लोग उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से 22 लोगों की जान जाती है। और प्रशासन को जब ये 8 जून को वीडियो वायरल होता है तब पता लगता है। ये आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से जिला प्रशासन को ये पता लगा रहा होगा, वो आंकड़े छुपाने के चक्कर में वहाँ नहीं बताया गया,
और इसकी जांच होनी चाहिए। डॉक्टर जैन के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उस समय जो भी सीएमओ डीएम ये लोग थे जो उस समय जो इसको संभाले हुए थे ऑक्सीजन, उनके ऊपर भी एफआईआर और कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी तत्काल वहां से हटाया जाना चाहिए। क्योंकि जो डॉक्टर ने किया वो किया, लेकिन आपने उस मृत्यु को छुपा के भी जघन्य अपराध किया। थैंक यू।